यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस एयरपोर्ट से एक साथ अंतर्राष्ट्रीय, डोमेस्टिक और कार्गो तीनों प्रकार की उड़ानें शुरू की जाएंगी। पहले ही दिन 28 से 30 फ्लाइट्स के साथ एयरपोर्ट की शुरुआत होगी। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह से हमारे संवाददाता कैलाश चंद ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हुए कैलिब्रेशन फ्लाइट के सफल परीक्षण ने साबित कर दिया है कि एयरपोर्ट सभी सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है। इस परीक्षण के बाद सभी रिपोर्टों को DGCA में जमा कर दिया गया है। उसका अप्रूवल भी प्राप्त हो चुका है। अब नोएडा से उड़ानों को शुरू करने की तैयारी है। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि 28 से 30 फ्लाइट के साथ एयरपोर्ट की शुरुआत होने की उम्मीद है, जिसके बाद इस संख्या को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। इस एयरपोर्ट की प्रबंधन क्षमता 200 से 250 उड़ानों तक होगी। हाल ही में आयोजित बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों ने मिलकर फ्लाइट शेड्यूलिंग का कार्य पूरा किया है। यह एयरपोर्ट के संचालन के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने आगे बताया कि अब अगले चरण की तैयारी चल रही है। दूसरे चरण की टेस्टिंग 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक की जाएगी, जिसमें फ्लाइट लैंडिंग टेस्टिंग शामिल होगी। इस दौरान जो भी डेटा प्राप्त होगा उसे DGCA में अपलोड किया जाएगा। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं भी चल रही हैं, जिन्हें 20 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया भी चल रही है। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि हमने 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अप्रूवल मांगा है। ये भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 10 गेट और 10 एरो ब्रिज के साथ साथ यात्रियों को सुविधाजनक अनुभव प्रदान करने के लिए आधुनिक सुविधाएं भी होंगी। इससे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा दोनों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस एयरपोर्ट से अप्रैल 2025 में उड़ानें शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, हम लोग जो हेरिटेज सिटी बना रहे थे, उसमें हम लोगों ने प्लान किया था कि 1 से 1 किलोमीटर से हम एक 6 लेन का 100 मीटर वाइड रोड बनाएंगे, जो कि 6.7 किलोमीटर होगा, जो बाकी बिहारी मंदिर के पहले जा कर के जो फ्लड एरिया उसके पहले जा कर के ख़त्म हो जाएगा। और उसके दोनों तरफ हम लोगों ने हेरिटेज के लिए प्लान किया था, इंस्टीट्यूशनल एरिया, मथुरा आर्ट के लिए, म्यूज़ियम के लिए, कथा वाचनालय के लिए, साथ ही साथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट वगैरह मार्क किया था। कल ब्रज विकास परिषद की बैठक में बताया गया कि भारत सरकार के सड़क राजमार्ग मंत्रालय ने जो है वो मार्थ से एक रोड बनाने का निर्णय लिया है, जो कि दूसरी साइड में, यमुना के दूसरी साइड में, इधर से जाने पर लेफ्ट साइड में, वो फरीदाबाद से होकर के आकर के एक्सप्रेस वे को क्रॉस करते हुए कुल 14 किलोमीटर, 7 किलोमीटर एक तरफ और 7 किलोमीटर दूसरी तरफ, वो नया रोड का अलाइनमेंट उन्होंने प्रपोज किया है। और ये जो रोड है वो भारत सरकार बनाएगी। मीटिंग में बताया गया कि इस रोड को जो है भारत सरकार ने अप्रूवल कर दिया है, इसका पैसा भी एलोकेट कर दिया है। और ये मार्थ की रोड 1 से 2.1 किलोमीटर पे शुरू होगी, हमारी 1 से 1 किलोमीटर पे थी। चूँकि अभी रोड बन रही है, तो हमारे जो रोड बन रही थी उसका औचित्य ख़त्म हो गया है। अब हम लोगों ने ये ब्रिज विकास परिषद ने ये बात हमारे सामने रखी कि ये रोड जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पर 1.5 किलोमीटर एरिया खाली है, जो कि काफ़ी जो है फ्लड एरिया है। तो वहाँ एलिवेटेड रोड बना दिया जाए, एक नया एलिवेटेड रोड बना दिया जाए, जिससे कि यमुना के तलहटी तक पहुँचने में आसानी हो। तो वो 1.5 किलोमीटर रोड हम अलग से एलिवेटेड रोड बनाएंगे। इस पर यमुना प्राधिकरण ने सहमति दी है। फिर ब्रिज विकास परिषद का एक प्रस्ताव और भी था कि 21 मीटर चौड़ा केबल ब्रिज और साथ ही साथ 60 मीटर चौड़ा एक सड़क, ये जो है ब्रिज कारपोरेशन बना रहा है, जिसकी लागत लगभग 4 से करोड़ रुपए आएगी। अभी उनका एस्टिमेशन स्टेज पे है। उसमें भी वो चाह रहे थे कि यमुना भी इसमें समानुपातिक रूप से भाग ले, आधा आधा कर ले। तो हमने इसमें सजेस्ट किया कि जितना हिस्सा इसमें यमुना प्राधिकरण का पड़ता है, यमुना प्राधिकरण जो है नदी के मध्य तक है, और वहाँ पर जहांगीरपुर खादर नामक गाँव है, जिसकी मध्य सीमा में नदी में पड़ती है। तो वहाँ तक जितना समानुपातिक रूप से एरिया पड़ेगा, वहाँ पर हम जो है वो तैयार है इसको बनाने के लिए, उसकी सहमति हमने दे दी है। इसके अलावा एक प्रस्ताव ये आया कि रायकट पर जो है 20 मीटर ऊंची बलराम जी की और भगवान कृष्ण की मूर्तियां बना दिया जाए और लैंडस्केपिंग किया जाए, जिससे वो वृंदावन का गेटवे बन जाए, द्वार बन जाए। इसमें हमने ये रिक्वेस्ट किया कि अब मार्च से जो नया रोड बना रहा है
वो वहाँ पर बनाया जाए बजाय रायकट के, क्योंकि रायकट तो एक तरह से अबंडन हो जाएगा, वहाँ से कोई जाएगा ही नहीं। जब मेन एक्सप्रेस वे से आपको आने जाने की सुविधा हो जाएगी तो वहाँ पर ही बनाया जाए। लेकिन इस पर अभी सहमति ब्रज विकास परिषद ने नहीं दी। अगर वो नहीं सहमति देंगे तो रायकट पे बन जाएगा, बट ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये जो गेटवे बनाने की बात है वो दिल्ली एनसीआर से जाने वाले यात्रियों के लिए है, और दिल्ली एनसीआर से जो आदमी जाएगा वो रायकट से पहले 1 से 2 किलोमीटर पे ही पहुंचेगा, जहां से ये मारुति की रोड बन रही है। तो बेहतर होगा कि यहाँ पर ही जो है वो बनाया जाए, मूर्तियाँ लगाई जाए। अगर ब्रज विकास परिषद नहीं सहमत होगा तो रायकट पे लगाया जाएगा। वैसे हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि इसको एंट्री गेट पे मारुति के साथ ही जोड़ा जाए। सर, जो पहले से हेरिटेज सिटी बसाई जा रही थी यमुना प्राधिकरण की तरफ से, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ से? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 7 से 53 एकड़ एरिया प्रस्तावित था, केवल रोड का अलाइनमेंट बदल गया है, तो दोनों साइड में लैंड यूज और स्पार्ट जोनिंग जो होती है वो बदल जाएगी। एरिया क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं है, उसके लैंड यूज़ में कोई परिवर्तन नहीं है, जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो मास्टर प्लान का अप्रूवल उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कोई जो इंटरनल लेआउट होता है वो हम नया चेंज करेंगे और अपने डीपीआर में उसको लगा देंगे। उसको लगा करके डीपीआर का अप्रूवल हम पीपीबीसी से ले लेंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।